नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे राजनीति विज्ञान के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नोत्तर के बारे में। उत्तर को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लिखना होता है किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आपकी परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं। तो ये महा मैराथन क्लास है जिसके माध्यम से हम 8 यूनिट आपके सिलेबस में शामिल होते हैं। उन 8 इकाइयों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, जो कि पिछले 2 वर्षों में अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। चूँकि इससे पहले भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिटिक्स को लेकर के पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। मतलब इससे पहले यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुई थी, उससे पहले से सिलेबस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें से बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और इंटरनेशनल जो राजनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में बीए के 6 सेमेस्टर में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स आपको जो है पढ़ने को दिया गया है, और इसी से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे ही पेपर 1 की भी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी, और हर एक सब्जेक्ट के ऐसे मॉडल पेपर आ जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आएंगे, फिर लिखित वाले आएंगे। इस तरीके से चलता रहेगा सिलसिला, और समस्त चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये लघु उत्तरीय के क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति में क्या संबंध है, बताएं। या राष्ट्रीय हित, ठीक है, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति में क्या रिलेशनशिप होता है, बताएं। देखिए, कोई भी राज्य माने यहाँ पर जब भी पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाए, आप राज्य शब्द का अर्थ यहाँ पर देश से लगाएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां निर्धारित करता है। यानी सभी देश जो होते हैं, कोई विदेश नीति बनाना हो, कोई भी निर्णय लेना होता है, तो वो ध्यान रखते हैं कि हमारे देश का इसमें कितना फायदा हो रहा है, राष्ट्र का हित इसमें कितना है। ठीक है, कोई भी देश होगा तो कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी नीति बनाएगा, चाहे विदेश नीति हो चाहे आंतरिक नीति हो, तो उससे अगर उसका फायदा होगा या राष्ट्र का हित होगा, तभी वह उन नीतियों को, उन नियमों को मानेगा, फॉलो करेगा, जब राष्ट्र का हित होगा। राज्य अपना हित सर्वोच्च मानता है, हर एक देश अपने हित के लिए काम करता है, उसी के साथ विदेश नीति जुड़ी हुई होती है राष्ट्रहित के साथ। अब्राहम लिंकन के अनुसार अगर देखें तो राष्ट्रहित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य कौन से हैं? सबसे पहला मूल्य होता है राष्ट्र का कल्याण, यानी विदेश नीति हम इसलिए लागू करते हैं, विदेशों से हम इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि हमारा फायदा हो, ठीक है, राष्ट्र का कल्याण हो। और उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण हो, किसके? राज्य के, यानी देश के राजनीतिक जो विश्वास हैं, जिस पर हमने विश्वास किया है, उनका संरक्षण हो सके, राष्ट्रीय सुरक्षा हो सके, ताकि एक प्रकार से हमारी रक्षा भी हो सके और देश एक आगे की ओर एक प्रकार से अग्रसर रहे, डेवलपमेंट करता रहे। अतः राष्ट्रीय हित और विदेश नीति किसी भी राज्य के लिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ जब हम विदेश नीति को निर्धारित करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि उससे, इस नीति से या इस विदेश नीति से, इस फॉरेन पॉलिसी से हमारा राष्ट्र का क्या कल्याण होगा, हमारे देश का क्या हित होगा। जैसे भारत अमेरिका से अगर अच्छे संबंध बनाता है तो उसका भारत का कल्याण कैसे होगा, तो उसको ध्यान में रख करके तब एक प्रकार से अमेरिका के साथ कोई संधि, या ब्रिटेन के साथ, या फिर कनाडा के साथ, या फिर रूस के साथ, या चाइना के साथ, या पाकिस्तान के साथ, किसी भी देश के साथ अगर कोई संबंध हमारा है, चाहे वो कटुतापूर्ण है और चाहे वो मित्रतापूर्ण है, तो वो संबंध जो बनाए जाते हैं, या संबंध जो, या फिर जो खिलाफ कोई कोटेशन दिया जाता है, कोई कथन कहा जाता है विदेश मंत्री के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें पहले से प्लानिंग की जाती हैं कि भाई अगर हम ये बोलेंगे तो फलाने देश ऐसा एक्शन ले सकता है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। हम ये बोलेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा, कितना घाटा होगा, इस सभी पर निर्णय होता है बाकायदा, उसके बाद में कुछ होता है। तो जानिए ये बात कि भाई जो राष्ट्रहित होता है वो विदेश नीति, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है, इस तरीके का संबंध है दोनों के बीच में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जो होता है ये 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच में शुरू हुआ। शीत युद्ध में एक प्रकार से देश आमने सामने आकर के लड़ाई नहीं करते कि भाई रूस ने अमेरिका को मारा, अमेरिका ने रूस को मारा, ऐसा नहीं होगा।
अब इसमें क्या होता है, एक वैचारिक लड़ाई होती है, एक विचारों की, एक राजनीतिक वर्चस्वता की लड़ाई होती है कि भाई हम पूरे दुनिया पर हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि जब भी एक प्रकार से देश, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 ईस्वी में, अमेरिका ने जापान के 2 स्थानों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाला। ठीक है, और उसके बाद में जब ये चीज़ें हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद में हुआ क्या कि जो देश था पूरे के पूरे संसार के, वो 2 गुटों में बंटना प्रारंभ हो गए। एक गुट था जो पूंजीवादी देश को फॉलो कर रहा था, पूंजीवाद को फॉलो कर रहा था, और दूसरा गुट था जो साम्यवाद को फॉलो कर रहा था, यानी समाजवाद की विचारधारा को फॉलो कर रहा था। समाजवादी विचारधाराओं में रसिया नेतृत्व कर रहा था और पूंजीवादियों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। ऐसे में पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद के बीच की एक वैचारिक लड़ाई है। शीत युद्ध न केवल रूस और अमेरिका की लड़ाई है, बल्कि 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 राजनीतिक चिंतकों की लड़ाई है, 2 महान एक प्रकार से विचारों की लड़ाई मान सकते हैं। और इन दोनों लड़ाइयों से कहीं न कहीं पे एक अलग कदम निकाला भारत ने उस समय। गुट निरपेक्षता की नीति आप देखते भारत में आई। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं जो गुट निरपेक्षता आई, उसको आप कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि वो पंचशील सिद्धांत के रूप में तो चाइना से और भारत का संबंध रहा। लेकिन जो गुट निरपेक्ष, गुट माने होता है किसी भी गुट की तरफ नहीं रहेंगे, 2 गुटों में विश्व बट गया, एक अमेरिका के पक्ष में, एक रूस के पक्ष में। लेकिन भारत ने कहा ना हम अमेरिका पे के पक्ष में जाएंगे, ना रूस के पक्ष में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, एक अलग टाइप की दुनिया बनाएंगे हम। ठीक है, जो ना साम्यवाद को फॉलो करती है और ना ही पूंजीवाद को फॉलो करती है। हम एक ऐसी जो है अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जो मिश्रित होगी, जो सभी की जो अच्छी चीजें होगी दोनों विचारधाराओं से उसको ग्रहण करेगी। इस तरीके से शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के मध्य व्याप्त तनाव की ऐसी स्थिति है, सिचुएशन है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने की चेष्टा करता है, जैसे रूस अमेरिका को, अमेरिका रूस को। यह युद्ध हथियारों से न लड़ करके वैचारिक प्रचार प्रसार से लड़ा जाता है और वातावरण युद्ध जैसा प्रतीत होता है। यह युद्ध 2 महाशक्तियों, खास करके अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया। भारतीय राजनयिक KPS मेनन एक बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, 2 विचारधाराओं का युद्ध है, 2 पद्धतियों के बीच लड़ाई है, 2 गुटों के बीच युद्ध है, 2 राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो 2 व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष भी था। उस समय जो 2 विचारधाराएं थी बेटा, एक थी पूंजीवाद, एक था साम्यवाद। मैंने आपको कह सुनाया, पूंजीवाद का समर्थन अमेरिका के जो संबंधित देश हैं वो कर रहे थे, साम्यवाद का समर्थन जो सोवियत संघ में 15-16 देश थे वो सब कर रहे थे। 2 पद्धतियां जो थी वो थी, पहली थी संसदीय लोकतंत्र की पद्धति और दूसरी थी जनवादी जनतंत्र की पद्धति। ठीक है, इन दोनों के बीच संघर्ष था। 2 गुट जो थे, पहला था नाटो गुट, ठीक है, और दूसरा था वार्सो पैक्ट, वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट और नाटो, ये आप देखते हैं 2 गुट थे, आपस में लड़ रहे थे। इसमें भी कई देश नाटो में शामिल है, कई देश वार्सा पैक्ट में शामिल हैं। 2 राज्य थे, अमेरिका और सोवियत संघ। 2 व्यक्ति थे बेटा, एक था स्टालिन और एक था जॉन फास्टर डसेल। इस तरीके से इन 2, तो इसीलिए जो KPS मेनन ने कहा कि शीत युद्ध जो है 2 विचारधाराओं का युद्ध। विचारधाराओं में आपकी थी पूंजीवाद, साम्यवाद। 2 पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र की पद्धति और जनवादी जनतंत्र पद्धति। 2 राज्य थे, अमेरिका और रूस, और जो 2 व्यक्ति थे बेटा वो थे स्टालिन और जॉन फास्टर डसेल। इस तरीके से ये था द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का एक प्रकार से जो रवैया था, शीत युद्ध ये था। ठीक है, इसमें होता क्या था कि रूस जो होता था अमेरिका के समर्थक राज्यों को अपने में मिलाने की चेष्टा करता था और उसकी जो है शक्ति को कमजोर करने का प्रयास कर रहा था, उसके आरी पड़ोस में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा था। वहीं जो अमेरिका था वो रूस के किनारों पर, रूस जो था अमेरिका के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा कर रहा था, वहां पर सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा था। इस तरीके से एक देश दूसरे देश की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको कम करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और यही था शीत युद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ये सब क्वेश्चन आते लघु उत्तरी में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपका आते लघु उत्तरी में हमेशा आया हुआ है। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है बताएं। लघु उत्तरी में भी आ सकता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। देखिए क्या होता था कि 2 महायुद्ध, मतलब कि 2 एक प्रकार से गोलार्ध हैं पृथ्वी पर। एक 0 डिग्री अक्षांश होगा, इसके ऊपर होगा ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है,
उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है इसको, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो विकसित देश है अधिकतर यहीं पर है, उत्तरी गोलार्ध में, जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और रसिया वगैरह या अमेरिका सब ऊपर ही पड़ेंगे आपके। और नीचे पड़ेगा जैसे आपका भारत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड हो गया, या अफ्रीका की जितने कंट्रीज हैं, या फिर दक्षिण अमेरिका के जो आपके देश हैं वो सब, ब्राज़ील वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब देश जो थे ये एक प्रकार से वंचित रह जाते थे। ये लोग आपस में मिलजुल करके विकास कर लेते थे और दक्षिण के लोगों को उतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे। जब ऐसी सिचुएशन दक्षिण के देशों ने महसूस करी तो इनको लगा कि उत्तरी जो देश के लोग हैं या उत्तर महाद्वीप के जो लोग हैं वो लोग एक प्रकार से अपना सब मिल गए हैं, ऐसे में हमको भी सहयोग करना। तो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी इकट्ठा होकर के और दक्षिण दक्षिण सहयोग किया कि अब हम जो है दक्षिणी गोलार्ध के देशों का संगठन बनाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। यही था दक्षिण 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 सहयोग। दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देश स्थित हैं। इन विकासशील देशों के आपसी संबंधों को दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में सब विकसित देश है, सब पावरफुल देश हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। जैसे चाइना भी आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में ही जा करके पड़ रहा है। दक्षिणी सहयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये विकासशील देश स्थित हैं। विकासशील देशों को जब विकसित देशों से विभिन्न प्रकार का सहयोग नहीं मिला, उत्तरी देश जो थे उन लोगों ने दक्षिण के देशों को एक प्रकार से नीचा दिखाने का काम हमेशा किया, उनका समर्थन नहीं किया, उनका सहयोग नहीं किया विकास में। तब इन देशों ने आपस में एक मंच बनाने पर या एक मंच पर आने के लिए एक समझौता किया जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। इन विकासशील देशों के आपसी संबंध सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। विकासशील देशों के दक्षिण दक्षिण सहयोग ने आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं, और इस तरीके से दक्षिण महाद्वीप के या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो देश हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने मिलकर के एक अपना संगठन बनाया जो एक दूसरे की मदद करते हैं विकास में या व्यापार में या किसी भी प्रकार की नीति वगैरह साझा करने में, ठीक है। तो ये था दक्षिण दक्षिण सहयोग। आगे देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न आपका है क्वाड। क्वाड को लेकर के, क्वाड भी एक प्रकार से एक जो है मंच है, ठीक है, वार्ता का एक मंच है क्वाड। क्वाड बेसिकली भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। अनौपचारिक यानी औपचारिक नहीं है, फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है। यानी एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है जिसमें मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाना है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ये प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं। तो इन सभी लोगों ने एक प्रकार से निर्णय लिया कि जो है अब क्या होगा कि भारत प्रशांत यानी भारत मतलब कि जो हिंद महासागर है भारत के अंडर में आता है। भारत के अधिकतर, भारत ही एक प्रकार से उसी के नाम पर पड़ा है जो है इंडियन ओशियन कहते हैं उसको। तो भारत और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है जल का, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको मुक्त करने के लिए, उसको समृद्ध रहे, खुला रहे, ठीक है, उस पर किसी देश का कोई अधिकार ना हो ऐसे समुद्रों पर, उसके लिए एक प्रकार से उसके समर्थन के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के, चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी प्रशांत महासागर के एरिया में पड़ता है, जापान भी पड़ता है, भारत जो है हिंद महासागर पूरा कब्जा देखता है पूरा, ठीक है, अमेरिका प्रशांत महासागर देखता है। तो इस तरीके से इन चारों देशों ने मिलकर के क्वाड संस्था बनाई। वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा क्वाड समूह की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले प्रस्तुत की गई। इससे पहले ये अनौपचारिक रूप से ही थी, मतलब इसमें इसका कोई लिखित साक्ष्य या फिर ये सब नहीं था, बस ऐसे वार्ता मंच ही था। परंतु चीन के दबाव के कारण से ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से यह आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत जो है इंडियन ओशियन जो है या जो हिंद महासागर है उसकी तरफ से भारत, क्योंकि इसमें भारत जुड़ा है, इस वजह से चाइना को बड़ी खलबली मचती है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया चूंकि चाइना के नीचे पड़ता है तो चाइना ने दबाव दिया ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है, कि आप ऐसा ना करें, ठीक है, चूंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया भी आप देखते हैं उस पैसिफिक ओशियन के थोड़ा सा अंडर में आते हैं, ठीक है, लेकिन चीन को शामिल नहीं किया गया। नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया। सदस्य देशों के बीच यह वार्ता एक महत्वपूर्ण मंच है, यह समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो ये था क्वाड जो कि समुद्री सुरक्षा को लेकर के था और खास करके हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मुक्त, स्वच्छ और समृद्ध करने के लिए एक प्रकार से ये जो है देश का एक संगठन था। एक बात और ध्यान रखेंगे,
अगर आपको हमारे पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे कि ये क्लास चले, तो इसकी पीडीएफ आपको लेनी है 6 सेमेस्टर के जो भी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे और 1 सब्जेक्ट को करिकुलर, 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है बाबू, ठीक है। इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको हमारे पास सेंड कर देने हैं, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जो है पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलेगा, बेहतर अंदाज में चीज़ें आपकी करवाई जाएंगी। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे 2 आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए और एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों की पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेंगी। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास उपलब्ध होगा, वो भी आपको दिलवाने का प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है एमसीक्यूज पेपर आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी के होने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उनकी भी व्यवस्था हो रही। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मिलेंगे, लिखित मॉडल पेपर मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेगी, सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। और सभी की एक प्रकार चीज़ें मिलेंगी। तो दोनों 2 सब्जेक्ट आपके ये, और प्लस में एक सब्जेक्ट आपका होता है को करिकुलर, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। तो उसके भी 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसको आप हल कर लीजिएगा, कहीं से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीरीज उरीज नहीं लेना पड़ेगा। तो उसी को आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, उसकी वीडियो मिल जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सन डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष कई विश्वविद्यालय में हुए हैं, वो साल फॉर्म में हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं वीडियोज़ में ऑलरेडी। तो उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें तमाम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं पिछले वर्ष के, वो सब आपको मिल जाएंगे हाल फॉर्म में, ठीक है, यानी सॉल्व मिल जाएंगे। इसके बाद में जो अब की बार पेपर होंगे वो सॉल्व करवाए जाएंगे, तो वो भी आपको मिलेंगे और बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको तैयार करवाई जाएंगी। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाएं, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिलेबस यही है, तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं। पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसे तमाम सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर होती रहती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिखित सब मिलेगा आपको, तो बिल्कुल फटाफट से जुड़ें। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाएं। अब समय आपके पास कम बचा हुआ है, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना आपका ही फायदा होगा। 100 रुपये फीस में सब कुछ मिलेगा। अगर आप कोई पेमेंट मेथड नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है, आसानी से चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें। चलें, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिम्स्टेक क्या है बताएं, बिम्स्टेक के बारे में बताएं। देखिए, बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य देश हैं। यह क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है बिम्स्टेक। इसके 7 सदस्य देश में से 5 दक्षिण एशिया के हैं, जिसमें नेपाल, ठीक है, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका हैं, और 2 सदस्य और हैं जिसमें म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। कौन कौन? म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। अब ये आपको बता दो, इसकी राजनीतिक स्थिति में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, बिम्स्टेक के जो देश हैं आपके कहाँ कहाँ से हैं। जैसे ये आपका भारत ही हो गया, ठीक है, मान लेते हैं भारत आपका, ठीक है, ये अपना ये भारत ही हो गया, ठीक है, भारत इसमें शामिल ही है, ठीक है। इसमें फिर ये आपका हो गया नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ठीक है। तो नेपाल, भूटान, भारत, और इसके अलावा आपका यहाँ पर पड़ता है आपका म्यांमार, ठीक है। यहाँ पर क्या पड़ता है? म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर आपका पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है, क्या पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। म्यांमार भी म्यांमार इधर पड़ता है। इसके अलावा म्यांमार के नीचे आप देखते हैं, म्यांमार के नीचे यहाँ पर आपका थाईलैंड पड़ता है। तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं थाईलैंड, ये हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, तो थाईलैंड ये हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है, भूटान, नेपाल और भारत, ठीक है। ये आपका हो गया कितने देश? 1 2 3 4 5 और 6 देश हो गए। और एक आपका नीचे यहाँ पर पड़ता है कौन सा? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका नीचे पड़ता, तो श्रीलंका हो गया। यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, बेसिकली आप देखते हैं ये बंगाल की खाड़ी जो देश टच करते हैं, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी पूरा एरिया है। तो थाईलैंड भी टच करता है, म्यांमार भी टच करता है, बांग्लादेश भी करता है, और चूंकि भूटान और नेपाल भारत के ही सहयोग से हैं, तो भारत और ये भी शामिल हो जाते हैं इसमें, भारत है ही, पाकिस्तान नहीं शामिल है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में जो है श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड और बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, भूटान, नेपाल और भारत, ये 7 देश शामिल हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यही मिलकर के बिम्स्टेक का निर्माण करते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
बिम्स्टेक की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति को भी जोड़ता है, क्योंकि हिमालय पर्वत पर भूटान और नेपाल और भारत जैसे देश, और फिर उसके बाद में समुद्र के तट के आसपास थाईलैंड और म्यांमार जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें भारत बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है अपने पड़ोसी देशों को। पाकिस्तान नहीं शामिल है, ये बात ध्यान रखेंगे उसमें बिम्स्टेक में। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसको ऐसे लिखते हैं BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, अब ब्रिक्स में पहले आप देखिए, ब्रिक्स में 5 देश जो है दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक्स, जिसमें पहला जो आपका बी से मतलब होता है ब्राजील। ठीक है, आर का मतलब होता है रूस यानी रसिया, आई का मतलब होता है इंडिया यानी भारत, सी का मतलब होता है चाइना, और एस का मतलब यस यानी बाद में जुड़ा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश शामिल हैं। ठीक है, ये समूह वैश्विक आबादी के 41% हिस्से को कब्जा करते हैं, घरेलू उत्पाद के 24% और व्यापार के 16% हिस्से पर काबिज है ये 5 देश मिलकर के, जिसमें रूस, ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये सब शामिल है, जो कि एक प्रकार से दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्था हैं। इसे इन 5 देशों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, इसे 5 देशों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ब्रिक्स देशों के नेताओं और मंत्री समूहों का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष जो है रिबिक्स क्रमानुसार की जाती है। रिबिक्स माने कि जैसे देखिए, ये आर सबसे देखिए, आर जो होता है पहले रसिया में होगा। ठीक है, फिर कहाँ पर होगा, ब्राजील में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये अपने अपने देश के सर्वोच्च नेता होते हैं और वो एक प्रकार से यहाँ पर आते हैं, बैठक होती, बातचीत होती है। इसकी कल्पना 2001 ईस्वी में हुई थी ब्रिक्स की। इसको ब्रिक्स कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, वर्ष 2006 में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और 2009 में ब्रिक्स संगठन अस्तित्व में आ गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो अध्यक्षता होगी पहले रूस में होगा, फिर ब्राजील में होगा, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ब्रिक्स ये है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को एकदम से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है ईयू। ईयू माने होता है यूरोपीय यूनियन। देखिए, यूरोपीय यूनियन यूरोपीय राज्यों का एक संगठन है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। इसको यूरोपीय साझा बाजार के नाम से भी जानते हैं, ईयू को। ठीक है, यूरोपीय यूनियन को साझा बाजार के रूप में, चूंकि ये लोग मुक्त व्यापार करते हैं अपने देशों में जो इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1958 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 6 राष्ट्र शामिल थे पहले, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली। धीरे धीरे सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के अब 28 हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने साझा बाजार के तहत सदस्य देशों में एक ही मुद्रा संचालित करने का निर्णय लिया था, यानी कि पूरे यूरोपीय यूनियन में एक ही मुद्रा चलेगी। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तानी रुपया का अलग रेट होगा, भारतीय रुपया का अलग, नेपाली रुपया का अलग, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी इतने जितने देश ईयू में शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन में, उसका रुपया सबका एक होगा। ठीक है, 1 जनवरी 1999 से यूरो की शुरुआत यहाँ पर इन सभी देशों में करी, एक औपचारिक घटना के रूप में। यूरोपीय संघ के 12 देशों ने यूरो में लेन देन करना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2008 से यूरोप की एक संयुक्त मुद्रा यूरो का चलन 15 देशों में प्रारंभ हो गया धीरे धीरे करके। बाद में ब्रिटेन ने अपने को इससे अलग कर लिया। ठीक है, नहीं, चूंकि ब्रिटेन भी अपने आप में एक अलग देश है और ब्रिटेन का और फ्रांस का पहले से ही आप देखते हैं कि झगड़ा होता आया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका इब्सा क्या है। इब्सा, देखिए, इब्सा को G3 के नाम से भी जानते हैं। ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर के त्रिपक्षीय संगठन अर्थात इब्सा की स्थापना करी थी। ठीक है, इब्सा का मतलब देखिए IB और आपका SA ऐसे कर सकते हैं। इब्सा यानी I माने इंडिया, B माने ब्राजील, SA माने साउथ अफ्रीका। इसको इसीलिए इब्सा कहा जाता है। ठीक है, इब्सा मतलब कि I से इंडिया, B से ब्राजील, A से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसीलिए इसको इब्सा कहा जाता है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ये देश जो है एक समकालीन, एक सम कॉन्टिनेंटल, आप देखते हैं सम कॉन्टिनेंटल लेकिन समानांतर कॉन्टिनेंटल हैं। जैसे अफ्रीका भी भारत के जैसा ही देश है, मान सकते हैं। ठीक है, प्रजाति विविधता जरूर है लेकिन आपको लगभग एक जैसा मिलेगा, चूंकि विकसित देश ही हैं। साउथ अफ्रीका हो गया,
या फिर आपका ब्राज़ील हो गया या फिर इंडिया हो गया, तो इन तीनों का देश संगठन है। अफ्रीका परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं तथा उन्होंने भारत के आसन्न परमाणु कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। 3 महाद्वीपों खास करके एशिया महाद्वीप से भारत, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से ब्राज़ील और अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों अपने महाद्वीप की बड़ी शक्तियां हैं और ये 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो है इब्सा करती है। इन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शासन अध्यक्ष का भी सम्मेलन होता है जिसमें विकासशील देशों के साथ संबंध बढ़ाने की चर्चा होती है। इब्सा माने इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। इब्सा में विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, तो ये इब्सा होता है। ऐसे ही बिम जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स में 5 देश थे जिसमें चाइना और जो है वो भी शामिल था, रसिया भी शामिल था, लेकिन इसमें ये नहीं शामिल है। रसिया और उसको निकाल दो तो आपका ब्रिक्स बन गया, सॉरी इब्सा बन गया, नहीं तो ब्रिक्स आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं? तनाव शैथिल्य क्या होता है, जिसको आप देतांत भी कहते हैं या डेटांट कहते हैं। तनाव शैथिल्य अंग्रेजी भाषा के देटांत शब्द या देटांत शब्द से बना हुआ है। डॉक्टर जफर इमाम का कहना है कि पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ देतांत का है उसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जब देश आपस में एक दूसरे से संबंधित होकर के रहते हैं वही होता है। महाशक्तियों का पारस्परिक हित देदांत में ही था, यानी कि देदांत जो है एक ऐसा शब्द है जो कि 2 महाशक्ति या जो बड़े बड़े देश हैं उनके बीच शांति स्थापित करने का एक तरीका है। यह सोवियत संघ के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक था। आणविक क्षेत्र में संतुलन और आणविक युद्ध के भय ने देतांत की अवधारणा का विकास किया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि कहीं रूस और अमेरिका का जो शीत युद्ध चल रहा है वह एक प्रकार से बढ़ता गया तो कहीं ना कहीं पे परमाणु हमला फिर होगा, जिससे जान माल की हानि खूब होगी। शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण और संयुक्त राष्ट्र की तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में भूमिका ने भी तनाव शैथिल्य में योगदान दिया। देतांत की प्रगति के संबंध में 1953 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक का काल उसका निष्क्रिय काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय इसका कोई मतलब नहीं था। उसका सक्रिय काल जो शुरू हुआ 1970 ईस्वी से शुरू हुआ 1979 तक चला। तनाव शैथिल्य युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त करता है, शस्त्रीकरण को सीमित करता है, यानी शस्त्र वगैरह कम आप यूज करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के कार्य को आसान बनाया और इसके फलस्वरूप महाशक्तियों के बीच जो सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनका विकास होता है और जो कटुतापूर्ण संबंध थे वो खत्म होने लगते हैं। यूरोपीय महाद्वीप विभाजित नहीं रहा। तीसरे महायुद्ध के भय से मुक्ति मिलती है। तीसरा जो विश्व युद्ध एक प्रकार से कब हो जाए उसका कुछ पता आता नहीं था, उसका समापन होता है। ठीक है, और नियंत्रण हेतु प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर शालीन प्रवृत्ति के दर्शन हुए और महाशक्तियों के आचरण में विनय और सद्व्यवहार का रूप देखने को मिलता है तनाव शैथिल्य के बाद। ठीक है, जिसको आप देतांत भी कहते हैं अंग्रेजी में। तनाव शैथिल्य की राजनीति का परीक्षण कीजिए। देखिए, तनाव शैथिल्य की राजनीति ने प्रथम शीत युद्ध की समाप्ति में योगदान दिया और विश्व की महाशक्तियों खास करके रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ निकट आईं, परंतु तनाव शैथिल्य की राजनीति काफ़ी समय तक नहीं चली। 1953 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक देतांत का निष्क्रिय काल रहा। 1970 से 1979 तक का काल सक्रिय काल रहा, जिसमें अनेक प्रकार के समझौते करवाए, परंतु 1979 ईस्वी में देतांत पर संकट के बादल मंडराने लगे। नाटो शक्तिशाली हो गया, जो अमेरिका का संगठन था नॉर्थ अटलांटिक वाला, पूरा वो एक प्रकार शक्तिशाली हो गया। शीत युद्ध को दबाया नहीं जा सका। शस्त्रों की होड़ फिर से आरंभ हो गई। अलग अलग देश जो है शस्त्रों को बनाने लगे, परमाणु का परीक्षण होने लगा। अंतोगत द्वितीय शीत युद्ध आरंभ हो जाता है। विश्व राजनीति पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा द्वितीय शीत युद्ध का। इतना होने पर भी यह स्वीकार किया जाएगा कि तनाव शैथिल्य की राजनीति काफ़ी हद तक सफल रही, परंतु यह राजनीति आगे चल करके पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। इस राजनीति का एक प्रभाव आधुनिक विश्व पर यह पड़ा कि निशस्त्रीकरण की गति की तीव्रता जो थी वो मंद हुई और सभी देश यह अनुभव करने लगे कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो समस्त मानव जाति नष्ट हो जाएगी। ये बात लोगों को पता चली और ये बात पता चलवाने के लिए एक प्रकार से कहने के भी देतांत का बड़ा योगदान था उसमें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तनाव शैथिल्य ये है। द्वितीय शीत युद्ध के क्या कारण थे? देखिए, द्वितीय शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। पहला कारण था सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हुई। जब रूस की शक्ति में वृद्धि हुई, सोवियत संघ में कई सारे देश शामिल थे उस समय, जैसे बेलारूस वगैरह हो गए, जो बुल्गारिया वगैरह तमाम देश, तमाम तजाकिस्तान ये सब हैं, सब उसी में शामिल थे। तो सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि होती है। रीगन का अमेरिकी राष्ट्रपति पद जो है
पर निर्वाचन हो गया, तो रीगन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर जो है आ जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान की सोवियत अमेरिकी होड़ लगी थी। एक के बाद अमेरिका एक जो है अंतरिक्ष में यान छोड़ रहा था, तो फिर तुरंत जो है रूस छोड़ रहा था, फिर अमेरिका छोड़ रहा था, फिर रूस छोड़ रहा था। अलग अलग तरीके से हर में कंपटीशन दोनों का बढ़ता जा रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कर दिया, चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका का पूरा हस्तक्षेप था। सोवियत संघ ने फिर वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ता हुआ सोवियत संघ का प्रभाव ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रहा था। यूरोप में मध्य दूरी के प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल और अंतरिक्ष युद्ध यानी स्टार वार भी हो रहा था। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही थी, जिसने द्वितीय शीत युद्ध को एक प्रकार से कहीं ना कहीं मोटिवेट किया, और द्वितीय शीत युद्ध फिर से एक प्रकार से रूस अमेरिका आपस में सामने आने लगे, और दुनिया के जो महाशक्तियां थी एक प्रकार से एक दूसरे की को पीछे दिखाने के या उनको नीचा दिखाने के चक्कर में तमाम प्रकार के प्रयोग वगैरह करती रही। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है, विश्व व्यापार संगठन जिसको आप WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, की संरचना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो होता है व्यापार को बढ़ावा देता है, विश्व के सभी देशों में आप व्यापार करें, इसके लिए 1 जनवरी 1996 से लागू है ये। इसने पुराने इसका जो है पहला जो संगठन था उसको गैट के नाम से जानते थे। गैट, इसका स्थान जो है गैट को फिर समाप्त करके विश्व WTO की स्थापना हुई। यह अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था को प्रशासित करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड कर लें यहाँ पर, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व व्यापार संगठन WTO की निर्णय निर्माण करने वाली शीर्ष मंत्रियों का सम्मेलन है, जिसकी बैठक प्रत्येक 2 साल में होती है। सदस्य राज्यों की सरकारों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मित्र इस सम्मेलन के सदस्य होते हैं। इस संस्था के नीचे एक साधारण परिषद होती है, जिसमें सदस्य राज्यों के राजदूत तथा जिनेवा में विद्यमान प्रत्येक राज्य के विशिष्ट मंडल के प्रधान शामिल होते हैं। कई बार राज्यों के विशेष अधिकारी भी उसमें भाग ले लेते हैं। यह साधारण परिषद व्यापार नीति समीक्षा संस्था तथा झगड़ा निपटारा संस्था की हैसियत में कार्य करती है, और इस तरीके से किसी प्रकार के जो विद्वेष है या वैमनस्यता है इसको खत्म करने का काम करती है। साधारण परिषद के अधीन स्तर पर 3 संस्थाएं कार्य करती हैं। ठीक है, वस्तुओं में व्यवहार की परिषद, व्यापार की परिषद, सेवाओं में व्यापार की परिषद तथा व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों की परिषद। ये तीनों संस्थाएं साधारण परिषद के अधीन काम करती हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना के सबसे नीचे स्तर पर अनेक विशेष विषयों की समितियां होती हैं, जो अलग अलग विषयों को लेकर के नीतियों का निर्माण करती हैं, तमाम प्रकार की जानकारी देती हैं। कार्य समूह कार्य भागीदार हैं। यह संगठन सदस्यों के व्यक्तिगत समझौतों, WTP की सदस्यता, विकास आदि के क्षेत्रों से संबंधित में कार्य करती हैं। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के काम होते हैं WTO के, जो विश्व में व्यापार को लेकर के नियम कायदे बनाती है और विश्व में व्यापार करने का जो एक मापदंड है वो सेट करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसको समझते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लीजिए एक बार में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें बाबू, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक संस्था की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को करी गई थी। ये एक प्रकार से मुद्रा को लेकर के काम करता है कि कौन सी मुद्रा कैसी क्या होगी। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय सम्मेलन ब्रेटन वुड्स में आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में 45 सदस्य देशों ने भाग लिया और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करने की डिमांड रखी। इसी निर्णय के फलस्वरूप इस संस्था का जन्म हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक प्रकार से जन्म के बाद में उसके कुछ काम भी डिसाइड किए गए। इसका क्या उद्देश्य होगा इसके बारे में बताया गया। उद्देश्य ये था कि सदस्य राष्ट्रों में जो सदस्य यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य होंगे उनमें मुद्रा संबंधी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी अगर उसमें कोई कुछ घटता बढ़ता है तो उसको लिए सहयोग देगा, ये मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फंड देगा। विनिमय में स्थिरता लाएगा, यानी कि किस देश की मुद्रा कैसे क्या होगी उसके बारे में निर्णय लेगा। उत्पादन में वृद्धि करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रचार प्रसार का प्रयास करेगा,
आय और पूर्ण रोजगार के स्तरों को बनाए रखना इसका उद्देश्य होगा। सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि इसके सदस्य होंगे उनको आर्थिक सहायता भी देगा। इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो कि एक प्रकार से काम करता है इस तरीके से। यह संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहला सिद्धांत है, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं या देश हैं उनको अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन भुगतान की कठिनाइयों का सामना करने के लिए उचित सुरक्षा के अंतर्गत अपने विदेशी मुद्रा विनिमय साधनों को उन्हें उपलब्ध करवाना। दूसरी बात, प्रार्थना किए जाने पर सदस्य राष्ट्रों को उनकी आर्थिक और मुद्रा संबंधित मतलब की समस्याओं के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, ताकि वो आगे बढ़ सके, उनको मुद्रा से रिलेटेड जो भी कठिनाई हो रही है वो कठिनाई उनकी दूर की जाए। ठीक है। तीसरी बात, वित्तीय मुद्रा और विनिमय के मामलों पर बराबर तथा पूर्ण विचार विनिमय करना। ठीक है। और इस तरीके से साझा तमाम प्रकार के जो देश इसमें शामिल हैं उनकी आर्थिक मदद हो या तमाम प्रकार की मदद जो है ये करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भारत के लिए मेकांग गंगा सहयोग क्या महत्व है? मेकांग गंगा सहयोग को MGC कहते हैं, MGC, मेकांग गंगा सहयोग, MGC। मेकांग गंगा सहयोग पड़ोसी प्रथम के दर्शन पर आधारित अपने पड़ोसियों के प्रति भारत के दृष्टिकोण की सही दिशा में एक कदम है। दूसरी बात, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का उद्देश्य अपने पड़ोसियों के सामने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करना है जो आर्थिक और रणनीतिक रूप से विकसित हो रहा है और उनके साथ अपनी समृद्धि साझा करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि भारत का मानना है कि एक समृद्ध पड़ोसी एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के बराबर होगा। यानी भारत अपने पड़ोसियों को उनको लाभ देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए ये एक प्रकार से किया गया है। भारत के लिए MCG का महत्व निम्नलिखित है। MGC का कई महत्व है। पहला महत्व ये है कि भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी होगी, जो उत्तरी पूर्वी देश हैं भारत के, उनसे भारत जो है कनेक्ट हो पाएगा। इसके अलावा एक्ट जो होगा ईस्ट की रणनीति को बढ़ावा मिलने से तो ईस्ट की रणनीति को बढ़ावा मिलने से फायदा होगा एक्ट से। इसके अलावा एक समूह के रूप में मिलकर के काम करके चीन के प्रभुत्व को सफलतापूर्वक संबोधित किया जा सकता है, और इस तरीके से जो चीन दबदबा बना कर रखा अन्य देशों पर, वो दबदबा भी उसका कम होगा जब हम मिलजुल करके काम करेंगे। तो ये था आपका MGC यानी कि मेकांग गंगा जो है एक प्रकार सहयोग है। देखिए, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, मेकांग क्षेत्र पर निर्भर करती है। आसियान एकीकरण और विकास अंतर को कम करने की पहल के माध्यम से भारत के निर्बाध भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण विकसित करने के लिए MGC के साथ आर्थिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी है। तो इस तरीके से सभी देश जो है इसमें मिलजुल कर काम कर रहे हैं। मेकांग गंगा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट नीति की उपलब्धि, दक्षिण पूर्व क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण, उत्तर पूर्व के विकास और बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक जो देश है उसके लिए बंगाल की खाड़ी पहल की उन्नति से जुड़ा हुआ है। यानी बिम्स्टेक के जो देश है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए भी MCG उपयोगी है। कई सारे बिम्स्टेक मैंने आपको बता ही दिया था, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल है आपके, जितने भी, जैसे आपका हो गया पहला देश आपका हो गया भारत स्वयं, ठीक है, भारत शामिल है। इसके अलावा आपका नेपाल शामिल है, ठीक है, नेपाल के बाद में आपका भूटान शामिल है, भूटान के बाद में आपका बांग्लादेश शामिल है, ठीक है, बांग्लादेश शामिल है, बांग्लादेश के बाद में आपका म्यांमार शामिल है, ठीक है, म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार के बाद में आपका थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, और आपका एक और बच रहा है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 देश मिलकर के बिम्स्टेक बनाते हैं। तो बिम्स्टेक को भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। बंगाल की खाड़ी के देशों को मिला करके बनाया गया था बिम्स्टेक, तो इसके लिए भी MCG इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वैश्वीकरण क्या है बताएं। देखिए, साधारण शब्दों में वैश्वीकरण की धारणा विश्व के सभी क्षेत्रों में वास्तविक सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा एक वास्तविक विश्व समुदाय की स्थापना करने की वकालत करता है, क्योंकि ऐसा होने से ही विश्व के समस्त लोगों का सर्वपक्षीय टिकाऊ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी वैश्वीकरण में क्या होता है, विश्व को एक गांव की भांति माना जाता है, एक समुदाय, कि विश्व के सभी देश उन्मुक्त होकर के एक दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे देश से सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम प्रकार की मदद ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। वैश्वीकरण राष्ट्रीय दृष्टिकोण के स्थान पर शब्द विश्वव्यापी दृष्टिकोण को अपनाती है, ताकि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था को एकीकृत विश्व आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप दिया जा सके। विद्यमान व्यवस्था में आर्थिक विकास केवल कुछ विकसित राज्यों तक ही सीमित रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था के साथ टिकाऊ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति वैश्वीकरण का उद्देश्य तथा निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए एडवर्ड एस हरमन कहते हैं कि वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर पार कारपोरेट यानी कंपनियों की फैलाव की एक सक्रिय प्रक्रिया भी है, तथा साथ ही साथ सीमा पार सुविधाओं और आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है। आप कोई भी देश की कोई फैक्ट्री किसी भी देश में जाकर के अपना व्यापार कर सकती है, और कोई दूसरे देश की फैक्ट्री हमारे यहाँ पर आकर के लग करके यहाँ पर काम कर सकती है। इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी और लोग एक प्रकार से एक दूसरे देश की संरचना, संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानेंगे। तमाम प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे मार्केट में, जिससे भौतिक विकास होगा। जिस प्रकार जिसका लगातार विकास हो रहा है, जो ज्यों का त्यों आगे बढ़ रही, त्यों का त्यों मतलब कि त्यों का त्यों परिवर्तित हो रही है। लगातार आप देख रहे हैं सभी देश आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, और इस तरीके से दुनिया कितनी आगे बढ़ी है। वैश्वीकरण से दुनिया के विकास में तेजी आई है। तो ये होता है वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है आसियान पर टिप्पणी कीजिए। आसियान ये भी देशों का संगठन है। आसियान का पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपाइंस, ये 5 देशों ने मिलकर के करी है। ये आसियान के देश हैं। आसियान के देश मतलब एशिया के नीचे देश है। इंडोनेशिया बेसिकली जावा सुमात्रा द्वीप, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपाइंस, और ये सब देश जो है भारत के इस देश में इस टाइप के मतलब इधर के हैं, ये सब यहाँ के देश। ठीक है, ये सब देश मिलकर के भारत के नीचे थाईलैंड जो है ये सब मिलकर के इसकी स्थापना किए हैं। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। 5 देशों मिलकर के करी 1969 ईस्वी में। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में 8 अगस्त 1967 ईस्वी की बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी सॉरी सिंगापुर की राजधानी है। बैंकॉक में इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा करी गई। 1964 में ब्रुनई, 1995 में वियतनाम भी शामिल हुआ इसमें देखिए 5 देश ने मिलकर के स्थापना करी थी, लेकिन 1964 में कौन शामिल हुआ, ब्रुनई शामिल हुआ, वो भी उसी का देश है। 1995 में वियतनाम भी शामिल हुआ, ये भी इसी दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। 1999 में कंबोडिया शामिल हुआ, कंबोडिया ठीक है ये भी शामिल हो गया, इसकी पूर्ण सदस्यता प्रदान कर लेता है। वर्तमान में इसमें जो है 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, ठीक है, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, लाओस भी इसमें शामिल होगा, लाओस, कंबोडिया, ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। ठीक है, 1996 में भारत को इसका संवाद सहभागी बनाया गया, क्योंकि इन सभी देशों से आप देखेंगे तो भारत की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। चाहे इंडोनेशिया की बात करें, चाहे मलेशिया की, सभी देशों से भारत जो है इसका संबंध रहा। चूंकि भारत ये सारे देश कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे, अगर प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो इन सभी देशों के साथ भारतीय राजा मतलब भारतीय राजा यहाँ पर रहे हैं। इंडोनेशिया जबकि मुस्लिम कंट्री है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है यहाँ पर मुसलमानों की। यहाँ पर हिंदू मंदिर आपको बहुत सारे मिलेंगे, चौराहों पर आपको कृष्ण भगवान के उपदेश मिल जाएंगे, गीता वाले उपदेश मिल जाएंगे, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप इंडोनेशिया में देख पाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं मलेशिया वगैरह में हिंदी बोली जाती है, बहुत जगह स्थानों पर भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड में भोजपुरी के तमाम इवेंट होते हैं, और रूस और चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया। आसियान का केंद्रीय कार्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। उसका अध्यक्ष जो है महासचिव होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है महासचिव होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद प्रत्येक देश को दिया जाता है। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को तीव्र करना, ताकि आर्थिक दृष्टि से ये देश आगे बढ़ सके, उसके स्थायित्व को बनाए रखना। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है, जो अपने आसपास के क्षेत्र के देशों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके शिखर सम्मेलनों में सदस्य देशों के विदेश मंत्री सम्मिलित होते हैं।
हर एक देश के विदेश मंत्री दसों देश के जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है। इसकी सदस्यता दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी के हेतु खुली हुई है, जिसका लक्ष्य समान हो। आसियान का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बड़ा है। यह समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में काम करता है। हर एक क्षेत्र में कोई भी दिक्कत किसी भी देश को होती तो आपस में मिलकर के लोग समझाते हैं, मतलब उसको मैनेज करते हैं। यह पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के संदर्भ में निरंतर प्रयासरत। आसियान देशों के 10 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं अब तक। आसियान देशों में आपसी सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास भी लगातार किया गया है। 9वें शिखर सम्मेलन में कोनकार्ड समझौता हुआ, जिसमें 10 देशों के आसियान संगठन ने 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह आसान कर दी। आसियान के सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता की प्रतिबद्धता बार बार दोहराई गई है कि भाई किसी की दूसरे की सीमा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसकी स्वतंत्रता को लेकर के कोई बातें नहीं होंगी। ठीक है, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। क्लियर? इसमें आतंकवाद को समाप्त करने और नशीले पदार्थों के विरुद्ध उपाय खोजने के भी एक प्रकार से बातें बताई गई हैं, मतलब उसको रोकने का प्रावधान किया गया है, जो तमाम उपाय हैं जिससे नशीले पदार्थों को बैन किया जा सके, ठीक है, आतंकवाद को खत्म किया जा सके, इसके तमाम उपाय खोजने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वास्तव में यह एक असैनिक संगठन है। इसके द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी राष्ट्रों के लिए खुले हैं, सभी देश शामिल हो सकते हैं। आसियान इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार बाजार बनाने के हेतु महत्वपूर्ण काम कर रहा, ताकि मुक्त व्यापार हो, एक दूसरे पर कोई टैक्स ना हो, एक देश दूसरे देश की कंपनी को एक प्रकार से बिना टैक्स के ही वहाँ पर व्यवस्थित करे, और जैसा अपने देश के कंपनियों के साथ व्यवहार करती वैसा ही व्यवहार करे। अगला प्रश्न, सार्क के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। सार्क भी देशों का संगठन है। देखिए, सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं, जिसमें उसके उद्देश्यों, सिद्धांतों और संस्थाओं और वित्तीय उद्देश्य जो है वो सब शामिल किए गए हैं। व्यवस्था को परिभाषित किया गया इसमें पूरी की पूरी, चाहे वो उद्देश्य हो, कोई सिद्धांत हो, कुछ भी हो, सार्क के सारे मामले इसमें लिखे हैं। चार्टर के अनुच्छेद 1 में उसके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, और ये उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। पहला उद्देश्य सार्क का ये है कि दक्षिण एशियाई देश की जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सार्क की स्थापना की गई। दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने के लिए एक प्रकार से इसकी स्थापना करी गई। इसके अलावा आपसी विश्वास, सूझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य अगला है, क्षेत्र के आर्थिक यानी दक्षिण एशिया के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा दक्षेस कहो इसी को, या इसी को सार्क कहो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण एशिया के कई सारे देश इसमें शामिल हैं। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाना, ये सार्क का उद्देश्य रहा है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो सार्क के ये उद्देश्य रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य सार्क के। ठीक है, तो ये सार्क संगठन है, ठीक है, जिसमें कई सारे देश शामिल हैं। क्लियर? एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी बेटा? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके निर्माण में बांग्लादेश और भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, और एक सैनिक संगठन बिल्कुल भी नहीं है ये। सार्क के घोषणा पत्र में कहा गया कि सदस्य राज्यों में लोकतंत्र का होना जरूरी है। इसकी बैठकें प्रत्येक वर्ष होती हैं। यदि किसी राज्य में लोकतंत्र नहीं है तो सार्क की नियमित बैठकें स्थगित की जा सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर यदि सदस्य राज्य आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसकी बैठकें स्थगित की जाएंगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2016 में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियां की गई, और इस वजह से आप देखते हैं कि सार्क की बैठकें वहां पर स्थगित कर दी गई। सार्क के देशों में अगर बात की तो पहला देश आपका भारत ही है। फिर भारत का पड़ोसी इतने भी देश हैं भारत की, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, और श्रीलंका, मालदीव, ये इसमें देश शामिल है। ठीक है, इसके बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया। अरे भारत के जितने पड़ोसी देश है उसमें सब सार्क में शामिल है, दक्षिण एशिया के देश। जैसे आप देखिए कौन कौन से देश शामिल है इसमें। श्रीलंका आपका हो गया,
ये आपका नेपाल मान लेते इधर, नेपाल हो गया। दक्षिण से सार्क एक ही है, ठीक है, नेपाल हो गया। यहाँ पर आपका भूटान हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, क्लियर। इसके अलावा ये भारत अपना है ही, भारत हो गया, श्रीलंका, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के अलावा भी इसमें और आपका यहाँ से देखें, ये अफगानिस्तान आपका यहाँ पर पड़ता है, अफगानिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर आपका, यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर एक द्वीप, एक देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है मालदीव, जहाँ के अभी जो है वहाँ के सर्वे सर्वा ने कुछ कहा था तो फिर मोदी जी जाकर के लक्षद्वीप में बैठ करके कुर्सी लगा के फोटो खिंचवा लिए थे। बस सारे जितने भी देश के जितने भी हीरो हीरोइन सब जाते थे मालदीव में इंजॉय करने के लिए, वो सब लक्षद्वीप कहे कि अब मालदीव ही कोई नहीं जाएगा छुट्टियां मनाने, सब लक्षद्वीप जाएंगे। लक्षद्वीप को एक प्रकार से, अच्छा मालदीव जो है पूरा का पूरा देश जो है किस पर आधारित है, बस केवल जो है उस पर आधारित है, केवल क्या नाम है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं, मतलब कि टूरिज्म पर आधारित है, ठीक है, टूरिज्म पर वहाँ पर लोग घूमने आते हैं, फिर वहीं से होता है। एक देश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 देश थे और बाद में 8वां यानी कि अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया सार्क में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ठीक है, और बाद में अफगानिस्तान को शामिल करेंगे। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब शामिल हैं इसमें सार्क में, या जिसको आप दक्षेश कहते हैं, दक्षेश से ही है, ठीक है। दक्षेश सार्क की भूमिका पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। देखिए, दक्षेश अथवा सार्क के 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन में आबद्ध होना अच्छी बात है। 7 देशों के मध्य यद्यपि राजनीतिक और सुरक्षा के विवादास्पद नए पुराने उलझाव जरूर देखने को मिलते हैं, परंतु आर्थिक विकास और सहयोग की अमिट संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। दक्षेश के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई यह है कि दक्षिण एशिया की कोई पृथक पहचान नहीं है अपनी, ठीक है। दूसरी यह कि सार्क के सदस्य राष्ट्रों में बहुत अधिक विविधता है, आपसी मतभेद खूब ज़्यादा, भारत पाकिस्तान को देख लें, नेपाल भारत को देख लें, मतलब कि जो है बांग्लादेश भारत को देख लें, ठीक है, या श्रीलंका भारत के बीच संबंधों को देखें, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच संबंध देखें, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच संबंध देखें, मतलब कि हर एक देश एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे हैं। तीसरी कठिनाई यह है कि सार्क के सदस्य देशों में भारत आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बिग ब्रदर की स्थिति में, यानी सबसे बड़ा है। सार्क के सदस्य देशों में विवाद और संघर्ष के अनेक मुद्दे हैं, इनमें भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दक्षिण एशिया के राष्ट्र आज भी एक दूसरे से कटे हुए हैं, यानी भले ही सार्क का संगठन है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे की एक प्रकार से भी अंदर से काटने में ही लगे हुए हैं। यही कारण है कि पिछले 20-22 वर्षों में सार्क कछुआ चाल चलता रहा, धीरे बहुत उसमें कोई भूमिका नहीं निभा रहा। यह ना तो यूरोपीय साझा बाजार अथवा आसियान की भांति आर्थिक शक्ति बन पाया है। इतना होने के बावजूद यह स्वीकार किया जाएगा कि यदि सार्क को सार्थक बनाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं तो यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी रहेंगे या ऐसे कुछ छोटे छोटे जो देश रहेंगे वो फुदकने लगते हैं बेमतलब का, जबकि भारत सभी का सहयोग करता है। पाकिस्तान भी अगर मांगेगा कि हमको भाई इतना सहयोग चाहिए तो भारत पीछे नहीं हटेगा उसमें, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियां सब बंद करनी होंगी, कश्मीर का मुद्दा सुलझा देना होगा, बैठ करके कश्मीर भारत को दे देना होगा वापस, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दे उसको सॉल्व कर ले, फिर पाकिस्तान ही मौज में रहे। वहाँ के लोग आप देखें, पता चल रहा है कि भाई जो है लोगों के पास पैसे नहीं खाने के लिए, तमाम सिचुएशन ऐसी गंभीर बनी हुई पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में एक प्रकार से आप देखते हैं उसकी जो घटती अर्थव्यवस्था या उसकी अर्थव्यवस्था एकदम से डूबने की कगार पर बनी हुई है, तो वो चीज़ें हैं, तो वो सार्क का देश है, तो ऐसे में एक प्रकार से भारत उसकी जरूर मदद करता, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो अपने ऐंडबाजी में चला जा रहा है, तो ऐसे ऐंडबाजी दिखा रहा है तो फिर कोई मदद भी नहीं कर रहा है उसकी, तो जो भी ऐंडबाजी दिखाता तो उसकी कौन मदद करता, कोई नहीं करता। आसियान के स्वरूप और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए, आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित बनाना, यानी तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि करना इन देशों में, उसके आर्थिक स्थायित्व को कायम रखना। मोटे तौर पर इसके निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहायता प्रदान करना, एक दूसरे की सामूहिक सहयोग भी देना, विभिन्न सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजना। जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी हैं कि कोई भी मुद्दा होगा, किसी प्रकार का मुद्दा किसी देश में होगा तो उसकी मदद सभी देश मिलकर के करेंगे। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना है, सदस्य देशों के बीच
व्यापार को बढ़ावा देना है। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर शर्त में बंधे हुए हैं नहीं हैं, या किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित संगठन भी नहीं है। ये अपना एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई देशों ने मिलकर के अपना निर्माण खुद किया है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों में से सहमत हैं, जो इसके लक्ष्य से सहमत है। अगर आतंकवादी गतिविधि करते तो इसमें नहीं आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जो नीतियाँ आसियान की कंट्रीज फॉलो करती हैं, अगर उसको कोई कंट्रीज दक्षिण पूर्वी एशिया का फॉलो करता है तो वो शामिल हो सकता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और परिभाषा दीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए पहले राजनीति का अर्थ समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। राजनीति क्या है? देखिए राजनीति शब्द का अर्थ होता है, राजनीति शास्त्र में अत्यंत व्यापक तरीके से बताया गया। राजनीति का मतलब होता है व्यक्ति समाज में एकांगी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसका जीवन अन्य व्यक्तियों से के सहयोग तथा स्वभाव पर डिपेंड करता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य संगठनों का निर्माण करता है। वो संगठन जो होते हैं मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात समान उद्देश्यों के लिए समान हितों वाले व्यक्तियों का संगठन उद्देश्यों की पूर्ति का साधन एक प्रकार से होता है। विभिन्न संगठनों में सहयोग की भावना विद्यमान रहती है, किंतु संगठनों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। विभिन्न संगठनों में विचारों में भिन्नता भी देखने को मिलती है, हितों की भिन्नता भी हो सकती है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए संगठन शक्ति का आश्रय लेते हैं, यानी पावर का। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक संगठन दूसरे संगठनों पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण रख करके अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। यानी कोई भी देश जो होता है किसी दूसरे देश से इसलिए मिलता है ताकि उस देश का फायदा हो सके, ठीक है। उससे उसका कितना फायदा हो रहा है उसी पर फोकस करता है, कि ये नहीं फोकस करता कि मेरे से उसका कितना फायदा होगा। वो अपने फायदे के लिए दूसरों से जो है एक प्रकार से मित्रता करता है, दूसरों से दुश्मनी करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना किसी का कोई परमानेंट दुश्मन होता है देश, और ना ही किसी का कोई एक प्रकार से दोस्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। फायदे की राजनीति होती है, यहाँ पर केवल और केवल फायदा ही देखा जाता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए काम करता है। ऐसे में अगर उसको दूसरे देश से जो उसका बहुत पहले से मित्र रहा है उसके खिलाफ भी जाना पड़े तो वो बिना कुछ सोचे समझे जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा की भावना हमेशा विद्यमान रहती है। स्प्राउट नाम के विद्वान कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों या हितों में आपसी विरोध, ठीक है, में संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। क्या? राज्यों के अपने अपने जो उद्देश्य होते हैं और हित होते हैं उनमें आपसी विरोध होता है। कभी कभी इसे मान लेते हैं पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो चाहता कश्मीर मैं ले लूँ, भारत चाहता कश्मीर मुझे मिले, ठीक है। तो ऐसे में दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों एक दूसरे का फिर लड़ते झगड़ते हैं, तो यही चीज़ें होती ना। ऐसे ही आप देखते हैं रूस और आप देखते हैं उसमें क्या नाम है जो उसका बगल का देश है यूक्रेन, उसमें युद्ध हो रहा। फिलीपींस, इजराइल आप देखते हैं तो सबका उद्देश्य अपना अलग है, सबका सब कुछ और चाहते हैं, सब अपना हित चाहते हैं और अपने हितों को साधने के लिए दूसरे देश से युद्ध भी करना पड़े, दूसरे देश से जो है लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो भी लोग करते हैं। तो उसी से संघर्ष से जो क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, ऐसे संघर्षों से या संबंध जो निकलते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता है। किसी का किसी से मित्रतापूर्ण संबंध है, किसी देश का किसी दूसरे के देश के साथ एक प्रकार से कटुतापूर्ण संबंध है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र बताने का प्रयास करें। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र बताएं, अध्ययन क्षेत्र। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र निम्न है, इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अध्ययन, सबसे पहली बात शक्ति का अध्ययन इसमें किया जाता है। जिसके पास पावर है, टिट फॉर टैट यहाँ पर फॉलो होता है। अमेरिका के पास शक्ति तो अमेरिका का दबदबा है, जो चाहता है वो करता है संसार में। चाइना के पास शक्ति वो भी करता है अपनी मनमौजी, ठीक है। भारत के पास शक्ति तो भारत भी कुछ करता है। तो ऐसे जो भी देश के पास शक्ति होगी, पावर होगी, वह एक प्रकार से अपने हित को एक प्रकार सर्वोपरि रखेगा और दूसरे देशों से अपने हित के लिए काम भी करवाएगा, दूसरों को मदद भी करेगा, ठीक है। तो शक्ति का अध्ययन इसमें। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन इसमें होता है। तमाम सारे सार्क, दक्षेस,
जो हो गया सार्क हो गया, दक्षिण आसियान, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के जो देश हैं, इंटरनेट मतलब कि जो यूरोपीय यूनियन है, तो इन सभी संगठनों का अध्ययन भी करते हैं इसमें। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग युद्ध और शांति की गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं। युद्ध जो है एक प्रकार से कैसे होता है, युद्ध क्यों, युद्ध की स्थिति कैसे पनपती है, फिर युद्ध में के बाद शांति कैसे करते हैं, सब अध्ययन करते हैं। इसके अलावा राज्यों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन करते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, रूस का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, चाइना का अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, अमेरिका का पाकिस्तान से कैसा संबंध रहा है। तो ये मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ जो राजनीतिक संबंध है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा विदेश नीति का अध्ययन भी करते हैं, अलग अलग देशों की फॉरेन पॉलिसी भी इसमें पढ़ना होता है, ये भी इसका विषय क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र है। सैनिक संगठनों का अध्ययन करते हैं तमाम सारे। इसके अलावा परमाणु शक्ति का अध्ययन करते हैं। परमाणु शक्ति आप देखते हैं तमाम सारे देशों ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है, तो उन सभी का अध्ययन जो है हम लोगों को करना पड़ता है इसमें। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, खेल सिद्धांत क्या है। देखिए खेल सिद्धांत को गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करने का प्रयत्न किया गया है। अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान करके अध्ययन किया जाता है कि राजनीति मतलब कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये एक खेल है। इसको जॉन न्यूमैन ने विकसित किया है खेल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। जिस प्रकार खेल में दो पक्ष होते हैं और वे दोनों जीतने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चाहे भारत और ऑस्ट्रेलिया लड़ रहा था या भारत इंग्लैंड लड़ रहा था या भारत जो है न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ, तो न्यूजीलैंड भी चाहता था हम जीते, भारत भी चाहता था हम जीते, यानी दोनों जीतना चाहते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दो पक्ष होते हैं और सभी विजयी होने का प्रयास करते हैं। खेल सिद्धांत में प्रत्येक पक्ष अपने विरोधी टीम की गलतियों का सूक्ष्मतम से या गहराई से अध्ययन करता है और उन्हीं गलतियों पर वार करता है। जैसे विराट कोहली की गलतियों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने भाप लिया था कि भाई ये अगर 5वें स्टंप पर बॉल करेंगे तो बैट लगाएगा, ड्राइव मारने जाएंगे और पीछे कैच आउट हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी टीम की जो गलतियां हैं, आपके देश में जो कमजोरी है, उन्हीं कमजोरियों का अध्ययन करके उन्हीं कमजोरियों पर आपके वार करके अपना हित साधने का काम हर एक देश करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यही होता है। विदेश नीति के क्या तत्व होते हैं? देखिए विदेश नीति के निर्धारक तत्व कई सारे हैं। सबसे पहली बात, आपकी भौगोलिक स्थिति डिसाइड करती है कि आपका जो है इंटरनेशनल लेवल पर क्या वर्चस्व होगा, आप कितने पावरफुल होंगे। ये एक प्रकार से वहाँ आपकी भौगोलिक स्थिति डिसाइड करती है। आपके पास कितनी संपदा है वो डिसाइड करती है, आपके पास कितनी जनसंख्या है, आपके पास प्राकृतिक संपदा कितनी है, औद्योगिक क्षमता आपके पास कितनी, कितनी इंडस्ट्री, कितनी फैक्ट्रियां आपके यहाँ पर हैं, सैनिक शक्ति आपके पास कैसी है। ये भी एक प्रकार से, जैसे भारत चीन के पास मुक्ति सेना सबसे बड़ी थल सेना है आर्मी, तो वो एक प्रकार से वो अपना दबदबा कायम करता है। तो कहीं ना कहीं पे उसके पास जनसंख्या भी है, जमीन खूब ज़्यादा है चाइना के पास, इंडस्ट्रियाँ भी खूब हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी खूब ज़्यादा है, तो उसका दबदबा रहेगा, जाहिर सी बात है रहेगा। भारत के पास भी बढ़ रहा है तो उसका भी दबदबा रहेगा, अमेरिका का दबदबा रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा, स्विट्जरलैंड का रहेगा, सबका रहेगा। इसके अलावा वहाँ की भाषा क्या है, धर्म, नस्ल, संस्कृति, इसका भी प्रभाव पड़ता है। विचारधारा कैसी, कि मार्क्सवादी है, समाजवादी है, पूंजीवादी, किस अर्थव्यवस्था से, वो भी प्रभाव पड़ता है। नीति निर्माता वहाँ के कैसे हैं, विश्व जनमत उनके साथ कितना, यानी जनता, विश्व की जनता उस देश को कितनी पसंद करती है, ठीक है, विश्व संगठन एक प्रकार से कितने विश्व संगठन से जुड़ा हुआ वो देश है, ये सब एक प्रकार से डिसाइड करता है विदेश नीति के निर्माण में, ठीक है। विदेश नीति को बनाने में ये 10 पॉइंट जो होते हैं वो एक प्रकार से निर्धारक तत्व के रूप में सामने आते हैं। और अगला है अन्य देशों की प्रतिक्रिया उस देश के को लेकर के क्या है, अन्य देश उस देश के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये भी इसका एक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आसियान की महत्ता बताएं। आसियान देश, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश विचारकों ने आसियान के कार्यों को निराशाजनक माना है। यूरोपीय साझा बाजार की अपेक्षा यह संगठन सदस्य राज्यों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ पाया है, लेकिन फिर भी इस संगठन का काफ़ी महत्व रहा है। जैसे यूरोपीय यूनियन तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, वो चूँकि यूरोप के कंट्रीज़ अब बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, लेकिन जो दक्षिण पूर्वी एशिया के संगठन आसियान है, यानी मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, ब्रुनेई, ये सब उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ सिंगापुर वगैरह अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ जो है, इसका गठन सदस्य राज्यों में व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसने कुछ सीमा तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह एक आसानिक संगठन है। आसियान की सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है, यानी भारत एक पश्चिम में पंख के रूप में काम करता है जो है इन देशों के। जापान और कोरिया इसके पूर्वी पंख है, चूँकि दक्षिणी पूर्वी एशिया
जो है आपकी यहाँ पर देखिए, ये भारत आपका हो गया भारत, इसके यहाँ पर पड़ता है ये पूरा दक्षिण एशिया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके यहाँ पर जापान, जब यहाँ पर क्या उत्तरी कोरिया और जापान, जो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया यहाँ पर है, जापान ये है, ठीक है आपका, ठीक है। और ये आपका भारत, तो भारत जो है पश्चिम में पड़ता है, इसलिए इसको पश्चिमी पंख कहते हैं, और ये पूरब में पड़ता है, इसलिए पूर्वी पंख इसको बोलते हैं, ठीक है। आसियान रूपी जो है जंबो जेट को उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। भारत आसियान में महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है और भारत ने हमेशा मदद करी है अपने जो है सहयोगी या दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है, संगठन है जो आसियान है, इसकी मदद हमेशा भारत ने करी है। विचारधारा क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का विशेष महत्व होता है। कौन से देश किस विचारधारा को फॉलो करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। विचारधारा को यथार्थवादी तत्व माना जाता है। विचारधारा को न केवल अशांति उत्पन्न करने वाला तत्व माना जाता है, बल्कि यह शांति उत्पन्न करने वाला भी तत्व है। विचारधारा से शांति भी और अशांति दोनों उत्पन्न हो सकती है। विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जाता है। पैडल फोर्ड और लिंकन ने कहते हैं कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से रिलेटेड विचारों का एक निकाय होता है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योग्यता को तैयार करता है। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व होता है। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही विभाजित है। विचारधाराएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली है यथास्थिति की विचारधारा, दूसरी साम्राज्यवादी की विचारधारा, तीसरी अस्पष्ट विचारधारा, जिनका कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं है। साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है, जिसको क्या होता है, देश अपने साम्राज्य विस्तार की तरफ काम करते हैं। यथास्थिति मतलब कि जो जैसे है वैसे बने रहना चाहते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। तो ये विचारधाराओं की बात की जाए तो विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार क्या है? देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं देश अस्थायी हैं और 10 जो हैं अस्थायी हैं। ये अस्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका पहला है, फिर उसके बाद में रूस भी शामिल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चाइना है। चाइना शामिल ना होता, लेकिन भारत ने कहा हिंदू चीनी भाई भाई, और भारत ने मतलब नेहरू जी को बुलाया गया था, लेकिन नेहरू जी ने चीन के उनको बोला कि आप ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के सभी 5 सदस्यों का मत मिलना आवश्यक है। यदि कोई अस्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो यह माना जाता है कि उस सदस्य ने वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया है। वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता अगर किसी भी 5 में से किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया या हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो कोई भी निर्णय पास नहीं होगा। ये 5 देश हैं मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, इसके 5 अस्थायी देश हैं, जिसमें ये आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। अब भारत भी इसमें शामिल होना चाहता था अस्थायी देशों में अब, लेकिन क्या हो रहा है कि चाइना जो है, यही चीन जो है इसको लेकर के अपना वीटो पावर तुरंत दिखा देता है, कहता है कि भाई हम भारत को नहीं शामिल होने देंगे, क्योंकि भारत अगर शामिल हो जाएगा तो चीन जो है जो आज दबदबा बना के रखा है वो चीन अपना दबदबा नहीं बना पाएगा। तो इस वजह से चाइना अपने वीटो पावर का उपयोग करके भारत को अस्थायी देश में शामिल होने से लगातार मना करता रहा है। अगला प्रश्न, गुट निरपेक्षता को परिभाषित करें। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बट गई। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, पूंजीवाद, और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के पास गया जो साम्यवाद था। इन दोनों गुटों से दूर रहना गुट निरपेक्षता कहा गया। भारत जो है इसमें, भारत देश और भी और कई देशों ने मिल करके कहा कि भाई ना हम अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना ही रूस के पक्ष में आएंगे। भारत को इसका संस्थापक माना जाता है गुट निरपेक्षता का। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने मिलकर के गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को तटस्थता या असंलग्नता के नाम से भी जानते, चूंकि इन्होंने ना अमेरिका का साथ दिया ना ही रूस का साथ दिया, ना अमेरिका का विरोध किया ना रूस का विरोध किया, चूंकि ये सब शीत युद्ध में जड़े हुए मतलब कि एकदम जकड़े हुए थे। पूंजीवाद अपना दबदबा कायम कर रहा था, साम्यवाद अपना दबदबा कायम कर रहा था। ऐसे भारत और यूगोस्लाविया, मिस्र, इन सभी लोगों ने कहा कि भाई हमको किसी गुट में शामिल नहीं होना। गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 आधार बताए गए हैं। पहली बात तो ये, गुट निरपेक्ष राज्य जो है या देश है उसमें स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, वो शामिल हो सकता है। दूसरी बात, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद मतलब कि जैसे ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया था, तो ऐसे किसी भी देश का विरोध करेंगे जो किसी दूसरे देश को अपने चंगुल में जकड़ करके वहाँ को उसको निचोड़ेगा। जैसे ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने क्या किया था, हर एक देश पर कब्जा किया था, हर एक देश पर राज किया था, तो ऐसे इसी को उपनिवेश बोलते हैं। भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, तो उपनिवेशवाद का विरोध किया जाएगा, ठीक है, वो देश शामिल होगा।
वह किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो, यानी कि वो ना तो पूंजीवाद का हो ना अर्थ मतलब कि ये जो सैनिक गुट मतलब कि जो इस समय पूरे विश्व में 2 गुट हैं उसका देश नहीं होना चाहिए। चौथी बात, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना हो, यानी कि किसी बड़ी अमेरिका से मिला हो, रूस से भी मिला हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल नहीं किया जाएगा। पांचवी, सदस्य देश की सीमा में किसी बड़ी ताकत का कोई सैनिक अड्डा ना हो, यानी चूंकि सैनिक अड्डा ही तो बनाया जा रहा था, जैसे कि अमेरिका रूस के जो आसपास के देश थे छोटे छोटे उन पर उनको पैसे देकर के वहां पर सैन्य अड्डा बनाता था। रूस जो है अमेरिका के आसपास के इलाकों में सैन्य अड्डा बनाता था। तो ऐसे देश गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनमें सैन्य अड्डा बना हुआ किसी महाशक्ति का, चाहे रूस का चाहे अमेरिका का। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता ये थी और इसमें शामिल होने के लिए 5 शर्तें शामिल मतलब की बताई गई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन है निषेधाधिकार क्या है। जो मैंने आपको B2 बताया था कि अस्थाई सदस्य जो है 5 देश, रूस, अमेरिका, ठीक है, जापान, फ्रांस और ये क्या नाम है ये सब, तो उसी, ठीक है, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 अस्थाई देश हैं। तो ये लोग जब एक प्रकार से अपने किसी मुद्दे पर अपना मत नहीं देते हैं तो वो निर्णय पास नहीं होता है। निषेधाधिकार से तात्पर्य किसी विषय पर हो रहे मतदान में विरोध में मत देना। यह शक्ति सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी देशों को प्राप्त है। ये अस्थायी देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर इन 5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अब मतदान के दौरान अस्थायी सदस्य द्वारा अनुपस्थित रहना भी वीटो का या निषेधाधिकार। अगर कोई देश किसी मुद्दे पर काम चल रहा है, फिर मुद्दे पर कोई निर्णय लेना है और कोई एक देश शामिल नहीं होता है या नहीं आता, तब भी वो वीटो का उपयोग मान लिया जाएगा। अमेरिका के द्वारा वीटो का प्रयोग किए जाने से भारत के शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र महासचिव नहीं बन पाए थे। शशि थरूर जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है उनको और बड़े टैलेंटेड भी हैं, दिखने में भी बड़े अच्छे दिखते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति हैं शशि थरूर। ठीक है, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। तो शशि थरूर जी जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मतलब महासचिव बनने के लिए इनका नाम गया तो सभी देशों ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन जो है अमेरिका ने कहा कि भाई ये नहीं बन सकते। ठीक है, उन्होंने अपना वीटो पावर करके इसको नहीं बनने मतलब इनको नहीं बनने दिया, शशि थरूर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अंग होते हैं। देखिए इसके 6 अंग हैं बेसिकली जो महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनियन नेशनल मतलब कि जो एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस है या फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसके 6 अंग हैं। पहला ही महासभा पहली, दूसरी है सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अस्थायी में भारत भी शामिल है। आर्थिक और सामाजिक परिषद तीसरी, चौथी है न्यास परिषद, 5वीं है सचिवालय और 6ठी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 6 जो हैं क्या हैं, ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके लिए मतलब ढूंढ करके मैं लाया हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चूँकि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। भाई आप देखो कितनी लंबी लंबी क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती तब जा करके ये लेक्चर्स बना पाते हैं हम। ठीक है, तो प्लीज़ इसको समझें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और सभी दोस्तों सब्सक्राइब करवाएं चैनल को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम क्यों पढ़ें। देखिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों और सामान्य नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विशेष महत्व है अपने आप में, और इसके कई कारण हैं। हमको इसलिए पढ़ना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्योंकि इसका अपने आप में बहुत उपयोग है। ठीक है, पहला उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से राज्यों की विदेश नीति का पता चलता है कि कोई देश किस प्रकार की नीति एक प्रकार से अन्य देशों के प्रति रखता है। दूसरी बात, इससे राज्यों के यानी देशों के राष्ट्रीय हित क्या हैं उसका आकलन हो जाता है। प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हितों में अंतर देखने को मिल जाता है, और अंतर क्यों होता है उसका कारण, और विदेश नीति में भी अंतर जो देखने को मिलता है, अलग अलग देशों की नीतियाँ अलग अलग होती हैं, तो वो अंतर क्यों देखने को मिलता है ये सब हम जान पाते हैं। इसके अलावा तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व भी बढ़ गया है लगातार। ठीक, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है और प्रौद्योगिकी विकास हो रहा, तो ऐसे में ज़रूरी है कि ये चीज़ें हमारे समक्ष हों। ठीक है, इसके अलावा इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ज्ञान हो जाता है, जैसे कि नाटो के बारे में हम जान पाते हैं, विश्व बैंक के बारे में, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में, G7, G20, सार्क, ब्रिक्स, इन सभी के बारे में हम जान पाते हैं कि ये सब क्या है, इन सभी में कौन कौन से देश शामिल है, कौन कौन से देश नहीं शामिल हैं, सब कुछ हम जान पाते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से
युद्ध और शांति की गतिविधियों का भी पता चलता है, कहाँ पर युद्ध हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है, युद्ध कैसे होगा, क्यों लड़ रहे हैं आखिरकार दो देश। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे कि रूस का और यूक्रेन का क्या मसला है, फिलिस्तीन और इजराइल का क्या मसला है, भारत और पाकिस्तान का क्या मसला है, ठीक है। तब आप जान पाएंगे जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही मेहनत से लेक्चर कंप्लीट किया है। ऐसे ही और पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के भी लेक्चर आएंगे, पेपर 2 के लेक्चर और आएंगे आपके, मतलब मॉडल पेपर और आते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री का मॉडल पेपर दे दिया, जिसमें इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट हमने पेपर 1, इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास का पेपर नंबर 1, जिसमें आपको गांधी युग और जन आंदोलन के बारे में पढ़ना था, इसकी महामैराथन क्लास हो चुकी है। संस्कृत की हो चुकी महामैराथन क्लास, ऐसे ही 2-3 सब्जेक्ट की और हो चुकी है। जल्द ही आपके समक्ष और भी, जैसे जियोग्राफी की हो चुकी पेपर 1 की, पेपर 2 की यानी बाकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी को इन सभी मॉडल पेपर, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, इन सभी का PDF मात्र और मात्र 100 रुपये फीस वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है और हमारे साथ तुरंत जुड़ जाना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ये लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस का पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहाँ पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी आपको, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आपको तमाम सारे मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ में आपको MCQs टाइप का मॉडल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। MCQs टाइप के मॉडल पेपर के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव जो है लिखित टाइप का मॉडल पेपर मिलेगा। लिखित मतलब कि जैसे कि आपका लिखित में हो गया अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अति लघु, लघु और दीर्घ, जैसे आज मैंने चर्चा करा, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। इस तरीके तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आपका PYQ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। और यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 2 जो मेजर सब्जेक्ट होंगे, दोनों के 2-2 पेपर होते हैं, यानी 4 पेपर ये, और आपका एक पेपर आपका होता है को करिकुलर वाला, 5 पेपर, यानी 5 पेपर की तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। को करिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा सभी विश्वविद्यालयों में, और अगर जो है अधिकतर विश्वविद्यालय का पेपर भी आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है, लिखित का तो तैयार मतलब दे ही रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो हो जाएगा 8 यूनिट से बनने वाले, देखो 5-5 मॉडल पेपर आपके हो जाएंगे, तो 8 यूनिट उसमें कवर हो जाएगी। कहीं पर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और इस नंबर पर तुरंत SMS करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि 100 रुपये आपको सेंड करना है और किसी दूसरे से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।